हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुषमा राजगुप्ता। हम लोग कर रहे हैं एडवांस अकाउंटिंग। एडवांस अकाउंटिंग में आज हम नया चैप्टर शुरू करने चाह रहे हैं, अकाउंट्स ऑफ होल्डिंग कंपनी। चलिए शुरू करते हैं। हाँ जी, अकाउंट्स ऑफ होल्डिंग कंपनी में सबसे पहले होल्डिंग कंपनी होती क्या है? होल्डिंग कंपनी वो कंपनी है जो किसी दूसरी कंपनी में मेजॉरिटी ऑफ शेयर्स अक्वायर करती है। वो कंपनी जो किसी दूसरी कंपनी में शेयर्स अक्वायर करती है उसे होल्डिंग कहते हैं। एक्स कंपनी के मान लो 1 लाख शेयर्स हैं, उसके 80,000 शेयर्स वाई लिमिटेड के पास है। यहाँ पे एक्स लिमिटेड होगी सब्सिडरी कंपनी, वाई लिमिटेड होगी होल्डिंग कंपनी। इसे होल्डिंग क्यों कहा? बिकॉज इसके पास एक्स लिमिटेड के मेजॉरिटी ऑफ शेयर्स हैं। तो वो कंपनी जिसके पास दूसरी कंपनी के मेजॉरिटी ऑफ शेयर्स हैं उसे हम होल्डिंग कंपनी कहते हैं। ठीक है, अब एक्स लिमिटेड आ गई सब्सिडरी कंपनी। ये जो सब्सिडरी कंपनी है इसकी अपनी एग्जिस्टेंस है। एक्स लिमिटेड रहेगी, बट इसे मैनेज भी इंडिपेंडेंट गवर्निंग बॉडी द्वारा किया जाएगा। पर जब भी हम अकाउंट्स तैयार करेंगे होल्डिंग कंपनी के, तो उसमें हम सब्सिडरी के जितने भी एसेट्स वगैरह उनको ऐड करेंगे। मीन्स जब भी हमने अकाउंट्स तैयार करने, फाइनल अकाउंट्स तैयार करने हैं, तो उनको इनकॉर्पोरेट करके चलना है। ठीक है जी। होल्डिंग के अपने अकाउंट्स तो लेने ही लेने हैं, साथ में हम सब्सिडरी के भी अकाउंट्स लेंगे। हाँ जी, इसमें पेरेंट एंटरप्राइज क्या होता है? वो जिसकी एक या एक से ज़्यादा सब्सिडरीज है। ठीक है, तो यहाँ पे वाई लिमिटेड क्या होगी? वाई लिमिटेड हमारी होगी पेरेंट कंपनी, एक्स लिमिटेड होगी सब्सिडरी। मान लो इसके पास ए बी लिमिटेड के भी शेयर्स हैं, तो ये भी होगी सब्सिडरी और ये होगी होल्डिंग। अब ग्रुप क्या होता है? इन तीनों को मिला के क्या बनता है? ग्रुप बनता है। ग्रुप इज पेरेंट एंड ऑल द सब्सिडरीज। हाँ जी, अगर हम एडवांटेज की बात करें तो सबसे पहली बात क्या है? होल्डिंग कंपनी जो है ये कम्बिनेशन मोमेंट को इम्प्रूव करती है। कम्बिनेशन से क्या होता है कि इससे काफ़ी कंपनीज एक कंपनी के कंट्रोल में रहती हैं। इसका फ़ायदा क्या है? वो कंपनी जो दूसरों को मैनेज कर सकती है अच्छे से, वही होल्डिंग होगी, वही दूसरों के शेयर्स को एक्वायर करेगी। तो इससे फ़ायदा ये होगा कि कॉम्बिनेशन अच्छा बन जाएगा। मींस एक वीक कंपनी स्ट्रॉन्ग कंपनी के कंट्रोल में आ जाएगी, तो हो सकता है जो वीक कंपनी है वो भी आगे जाके अच्छा काम कर सके। ठीक है, सब्सिडरी कंपनी सबसे पहला फ़ायदा है कि जो सब्सिडरीज कंपनी उनकी गुडविल बनी रहती है। कैसे बनी रहती? क्योंकि उनकी अपनी आइडेंटिटी ख़त्म नहीं होती है। ठीक है, देन मोनोपली बेनिफिट। ठीक है, अब इसमें मोनोपली का बेनिफिट रहता है। ठीक है, तो इस केस में क्या वो कैसे रहेगा? क्योंकि जो पब्लिक है ना, उसको नहीं पता कि एक कंपनी होल्डिंग है, दूसरी सब्सिडरी है, दोनों की अलग अलग एग्जिस्टेंस है, तो उनकी अपनी मोनोपली जो है वो बनी रहती है। ठीक है, देन वो जो होल्डिंग कंपनी है वो स्मॉलर अमाउंट में भी पैसा इन्वेस्ट करती है। ठीक है, कंसोलिडेटेड जब हम बैलेंस शीट, जो मैंने कहा था ना कि होल्डिंग और सब्सिडरी की एक ही बैलेंस शीट बनती है, उसे हम कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट कहते हैं। कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस तैयार किया जाता है। किसका तैयार किया जाता है? ग्रुप का। ग्रुप मैंने आपको अभी बताया, ग्रुप मीन्स कम्बिनेशन ऑफ होल्डिंग एंड उसकी आगे जितनी भी सब्सिडरीज हैं उसको हम ग्रुप कहते हैं। तो सारे ग्रुप की कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट और क्या तैयार किया जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, पर जो ये किसकी बुक्स में होता है? होल्डिंग की। जो सब्सिडरी कंपनी है वो अपने अलग से मतलब कि अकाउंट्स मेंटेन करती है। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट और प्रॉफिटेबिलिटी हम बड़ी इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं।
ठीक है। अब होल्डिंग कंपनी चाहे तो अपना कंट्रोल गिव अप कर सकती है। वो कैसे गिव अप करेगी? अब एक्स जो वाई लिमिटेड है उसके पास एक्स लिमिटेड के 80,000 शेयर्स हैं, उसके पास कंपनी का कंट्रोल है। अब वो कंट्रोल ख़त्म करना चाहती है तो वो इन शेयर्स को सेल कर देगी, ठीक है ना। इकोनॉमिक वैल्यू, ठीक है, क्योंकि होल्डिंग कंपनी है वो सब्सिडरीज को कंट्रोल कर रही है, तो वो जो भी प्रोडक्शन है, सेल है, सारे काम वो क्या कर सकती, मिलके कर सकती है। मिलके करेगी तो कंबाइन करेगी तो उससे क्या होगा, उससे उनको कई तरह की इकोनॉमीज मिलेंगी, ठीक है। होल्डिंग कंपनी जो है वो कंपटीशन को भी ख़त्म करती है, ठीक है। दोनों कंपनीज जो हैं क्या करती हैं, बोथ द कंपनी मेंटेन देयर आइडेंटिटी सेपरेट, ठीक है, तो वो इनकम टैक्स के बेनिफिट्स भी ले सकती हैं। इसके अलावा जैसे स्मूथ सप्लाई, रॉ मटेरियल इकट्ठे खरीदना, ईजिली खरीदना, रिजर्व्स को इकट्ठे करना, अश्योर्ड मार्केट लेना, तो ये सारे बेनिफिट्स इनको होते हैं। इससे इनके शेयर्स की वैल्यू भी इंक्रीज होती है। नाउ व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ होल्डिंग कंपनी? होल्डिंग कंपनी का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स होती है, ठीक है। जो इंटर कंपनी ट्रांजैक्शंस है वो लो प्राइसेस पे ट्रीट की जाती हैं, ठीक है। इसके अलावा जो मिनॉरिटी का इंटरेस्ट है, एक हो गया ना, जैसे मैं बार बार एक ही एग्जांपल ले रही हूँ कि वाई लिमिटेड के पास एक्स लिमिटेड के 80,000 शेयर्स हैं, टोटल कंपनी के 1 लाख शेयर्स हैं। अब जो बाकी 20,000 शेयर्स हैं ना, वो जिनके पास है उनको मिनॉरिटी कहा जाएगा। मिनॉरिटी इसलिए कहा जाएगा क्योंकि उनके पास बहुत थोड़े शेयर्स हैं, ठीक है। अब इस केस में ज़्यादा कंट्रोल किसका है? जिसके पास 80,000 शेयर्स हैं। तो जिनके पास 20,000 शेयर्स हैं उनका क्या होगा, वहाँ पे डेंजर ऑफ ऑपरेशन होगा, मीन्स वो कभी भी अपना दबाव डाल सकते हैं। इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन्स, ये हम डिसएडवांटेज की बात कर रहे हैं, तो हम लोग कहेंगे कि अकाउंटिंग डिफ़िकल्टीज आती हैं। पहले मैंने कहा कि दोनों कंपनीज के अकाउंट को कंबाइन किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे हम कहेंगे कि कंबाइन करते समय कई तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं। कैसी प्रॉब्लम्स है, उनको कैसे सॉल्व करना है, ये हम प्रैक्टिकल एग्जाम्स में करेंगे, ठीक है। देन वो कहता है कि जो होल्डिंग कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं उनको ट्रू पोजीशन ऑफ सब्सिडरी नहीं पता चलती, ठीक है। देन सब्सिडरी कंपनी के जो है की फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में होल्डिंग के क्रेडिटर्स और आउटसाइड शेयर होल्डर्स को नहीं पता चलता। क्यों? क्योंकि हम उसे कंबाइन करके शो करते हैं, ठीक है। डायरेक्टर्स जो हैं वो क्या कर सकते हैं, दे मे हैव टू बी अपॉइंटेड इन द सब्सिडरी, उनको सब्सिडरी में अपॉइंट किया जाता है। कौन अपॉइंट करता है? होल्डिंग करती है। अब उससे क्या है कि वो उनको हाई रेमुनरेशन पे भी अपॉइंट कर सकती है, उनके फोर्स अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स भी हो सकती है। इसके अलावा वहाँ पे जो स्टॉक होता है वो ह्यूज क्वांटिटी में होता है, उसकी वैल्यूएशन भी डिफ़िकल्ट हो सकती है। सीक्रेट रिजर्व्स को क्रिएट करना मुश्किल हो सकता है। जब हमने ये डिफाइन करना है कि होल्डिंग कंपनी क्या है, तो होल्डिंग को डिफाइन करने की बजाय अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 87 ऑफ कंपनी एक्ट 2013 हम लोग सब्सिडरी को डिफाइन करेंगे। सब्सिडरी कंपनी वो कंपनी है जिसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की कंपोजिशन होल्डिंग कंपनी कंट्रोल करती है। मींस अगर सब्सिडरी कंपनी में डायरेक्टर्स अपॉइंट करने हैं ना, तो कौन अपॉइंट करता है? होल्डिंग कंपनी उनको अपॉइंट करती है। दूसरा पॉइंट है कि जिस कंपनी के सब्सिडरी कंपनी के है जिसके मोर देन 50% शेयर्स आर हेल्ड बाय द होल्डिंग कंपनी, तो उसे हम क्या कहेंगे? सब्सिडरी कंपनी कहेंगे। थर्ड आ गया सब्सिडरी। अब मान लो कि ये सब्सिडरी है, इट इज़ ऑफ अनदर सब्सिडरी, ये किसी और कंपनी की भी सब्सिडरी है, तो जो होल्डिंग कंपनी है वो इन दोनों की सब्सिडरी होल्डिंग मानी जाएगी।
अब पॉइंट राइज आता है होली ओन्ड और पार्टली ओन्ड सब्सिडरीज क्या है। पहले हम बात करेंगे होली ओन्ड सब्सिडरी की। होली ओन्ड सब्सिडरी वो है जिसके पास मतलब कि दूसरी कंपनी के सारे शेयर्स हैं, मतलब 100% शेयर्स हैं, उसे होली ओन्ड कहा जाएगा। बट अगर किसी कंपनी के पास सब्सिडरी के मोर देन 50% शेयर्स है, 100% नहीं है, मोर देन 50% है, तो उसे पार्टली ओन्ड कहा जाएगा। दोनों में डिफरेंस पता चल गया। अगर मेरे पास किसी दूसरी कंपनी के 100% शेयर्स हैं तो मेरी कंपनी को क्या माना जाएगा, होली ओन्ड जो है होल्डिंग माना जाएगा, और वो दूसरी कंपनी को होली ओन्ड सब्सिडरी माना जाएगा। अगर मेरे पास उस कंपनी के 100% शेयर्स नहीं है बट मोर देन 50% शेयर्स है तो क्या माना जाएगा, उसे पार्टली ओन्ड सब्सिडरी माना जाएगा। ठीक है जी। रैशनल ऑफ द होल्डिंग कंपनी, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है, हाँ जी, रैशनल ऑफ होल्डिंग कंपनी का मतलब है कि ये हमें ऑल लेवल्स पे क्वालिटी डिसीजंस लेने में मदद करता है। ठीक है ना। एक सब्सिडरी कंपनी है जो लॉसेस पे जा रही है या उसका अच्छा कंट्रोल नहीं है, होल्डिंग कंपनी उसे कंट्रोल कर रही है। अब होल्डिंग कंपनी जो है सब्सिडरी के बेटर डिसीजंस ले सकती है। ठीक है। देन वो कह रहा है कि इट इज़ बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल एंड अदर रिजर्व्स बाय पूलिंग द रिजर्व्स लाइक फाइनेंस ह्यूमन रिसोर्सेज। ठीक है जी। तो जो होल्डिंग कंपनी होती है ना, क्योंकि उसके पास कंट्रोल है, उसके पास कंट्रोल करने की पावर है, वो इन रिसोर्सेज को प्रॉपर रैशनलाइज कर सकती है। ठीक है। इसके अलावा वो कमर्शियल और मैनेजरियल कल्चर को मैनेज कर सकती है, अच्छे से कर सकती है। ग्रुपिंग ऑफ एंटरप्राइजेज अ लार्ज नंबर कुड बी रिड्यूस टू मैनेजेबल लेवल। ठीक है। होल्डिंग कंपनी इज एबल टू कंसंट्रेट ऑन कारपोरेट प्लानिंग, ये कारपोरेट प्लानिंग, एक्विजिशन, अपडेट टेक्नोलॉजी, इस पर भी कंसंट्रेट कर सकती है। हाँ जी। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, ये मैं शुरू से ही कह रही हूँ कि कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट तैयार की जाती है। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट का मतलब है कि जब हम बैलेंस शीट होल्डिंग कंपनी की तैयार करते हैं ना, तो उसके जो सब्सिडरी के एसेट्स और लाइबिलिटीज़ हैं उसको साथ में कंसिडर किया जाता है। किस लिए कंसिडर किया जाता है, ताकि होल्डिंग को पता चले हमारी एक्चुअल फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। ठीक है। अब अगर होल्डिंग कंपनी के पास सब्सिडरी के 100% शेयर्स हैं, तब सब्सिडरी के जितने भी एसेट्स और लाइबिलिटीज़ हैं वो होल्डिंग के माने जाएंगे। ठीक है। पर जब हम कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट तैयार करेंगे तो होल्डिंग कंपनी की जो इन्वेस्टमेंट है ना सब्सिडरी में, उसको एसेट में कन्वर्ट किया जाएगा। ठीक है। जैसे मैंने बताया आपको, वाई लिमिटेड के पास एक्स लिमिटेड के 80,000 शेयर्स हैं। अब जो 80,000 शेयर्स है ना, एट द रेट ऑफ 10 ले लो, 8 लाख रुपीज़ के हो गए। तो पहले उसको हमने इन्वेस्टमेंट शो किया था, नाउ इट इज़ कन्वर्टेड इनटू एसेट्स ऑफ द कंपनी। ठीक है। देन इसके अलावा जो शेयर कैपिटल ऑफ सब्सिडरी कंपनी होती है ना, उसको नहीं हम कंसोलिडेट में शो करेंगे, क्योंकि जो सब्सिडरी की शेयर कैपिटल है वो होल्डिंग की इन्वेस्टमेंट है, यानी कि उसका एसेट है। हाँ जी। इसमें एक और पॉइंट आ रहा है, जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो जो ज़्यादा समझ आएगा। तो इसमें है कि अगर होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी के शेयर्स परचेज करती है एट अ प्राइस विच इज़ मोर देन द पेड अप वैल्यू ऑफ द शेयर। ठीक है। मान लो कंपनी के शेयर्स की पेड अप वैल्यू 8 लाख है, उसने 8,40,000 के शेयर्स परचेज किए हैं, तो वो जो 40,000 एक्स्ट्रा पे किया है उसे हम गुडविल मान के चलेंगे। अगर उसने 8 लाख के शेयर्स 7,50,000 में परचेज किए हैं, तो वो जो 50,000 है, मतलब 8 लाख की चीज़ उसने 750 में बाय की है, तो इससे पता चलता है कि उसको प्रॉफिट हुआ है। वो जो प्रॉफिट होगा ना, उसको हम कैपिटल रिजर्व लेके चलेंगे। ठीक है जी। क्लियर है। इसके अलावा होल्डिंग कंपनी के शेयर्स अक्वायर करने से पहले का जितना भी प्रॉफिट होगा उसको हम कैपिटल प्रॉफिट लेके चलेंगे।
समझ के वो प्रॉफिट कितना है वो हम क्वेश्चन में कैलकुलेट करेंगे। यही हमारा प्रैक्टिकल का मेन जो है पॉइंट है। देन आके रेवेन्यू प्रॉफिट, शेयर्स अक्वायर करने के बाद के जितने भी प्रॉफिट्स हैं उनको रेवेन्यू प्रॉफिट्स माना जाएगा। समझ के होल्डिंग ने सब्सिडरी के जब शेयर्स अक्वायर किए तो अक्वायर करने से पहले के प्रॉफिट कैपिटल हो गए, बाद के प्रॉफिट रेवेन्यू हो गए। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट कैसे करना है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, वो प्रैक्टिकल भी होगा और साथ में मैं बताऊंगी कि किस तरह से हमने माइनॉरिटी इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है और गुडविल और कैपिटल रिजर्व और किस तरह से कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट तैयार करनी है। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आप मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो 9056612574। ठीक है, थैंक यू हमेशा।